के साथ प्रीफिक्सेस मौजूद नहीं है, या फिर आप ये कह लो कि उन क्वांटिटीज़ के साथ प्रीफिक्सेस को सही तरह से शो करना है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5000 ग्राम। 5000 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ग्राम जो है इसका यूनिट हो गया। अब मुझे प्रीफिक्स को लेकर आना है इस 5000 के पास किसी भी तरह। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने इसकी फॉर्म बदल ली, 5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। अब इस 5000 ग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, बिकॉज इसका आंसर जो है वो भी 5000 ही बनेगा। और इसके बाद मैं इस वाली फॉर्म को मैं इस शक्ल में भी लिख सकता हूं कि 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 3, क्योंकि 1000 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद 10 की पावर 3 जो है उसकी जगह मैं के लिख सकता हूँ, बिकॉज के से मतलब है किलो। तो प्रीफिक्सेस के टेबल में आपको याद रखना होगा कि माइक्रो किसके बराबर है, किलो किसके बराबर है, मेगा किसके बराबर है, तो तभी आप ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले वो टेबल याद करिए और उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। तो 10 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होती है, किलो के इक्वल होती है। तो किलो यहाँ पे के जो है वो प्रीफिक्स है। तो यही क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि दी गई क्वांटिटीज के साथ प्रीफिक्सेस को इंक्लूड कीजिए। तो मैंने जो है 5000 ग्राम के साथ जो है 5 kg जो है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसके अंदर प्रीफिक्सेस भी मौजूद है। बेसिकली ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, बस फ़र्क यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रीफिक्सेस इंक्लूड है। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 20 लाख वाट है, ठीक है। वाट इसका यूनिट हो गया और 20 लाख जो हो गया ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 10 लाख, और इसको फिर मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इधर 6 जीरो हैं तो 10 की पावर 6 लिख दिया, बाकी सब वैसे का वैसा। और उसके बाद 10 की पावर 6 जो है वो प्रीफिक्स के टेबल में देखेंगे तो वो मेगा को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट्स वाई के 10 की पावर 6 की जगह मैंने यहाँ पे कैपिटल M मेगा लिख दिया। तो इसी तरह इसके अंदर प्रीफिक्स मौजूद नहीं था और अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर प्रीफिक्स मौजूद है जो कि M है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ओके जी, तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 52 मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस 10 किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सवाल पैदा होता है कि क्वेश्चन के अंदर तो ये बोला गया है कि जो भी क्वांटिटीज हैं उनके साथ प्रीफिक्स इंक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो पहले से ही ऑलरेडी जो है के यानी कि प्रीफिक्स मौजूद है, तो हम इसको सॉल्व क्यों करेंगे। तो अच्छा सवाल है ये, अगर आपके माइंड में पैदा हुआ है। इसका आंसर ये है कि अगर आप पिछले 2 क्वेश्चंस को देखो तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगा है तो साथ में एक ही नंबर मौजूद है, इधर प्रीफिक्स लगा है तो एक नंबर मौजूद है। तो प्रीफिक्स लगने से पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सिंपल यानी सादा फॉर्म में मौजूद हो, ना कि वो इस तरह की फॉर्म में हो 10 टू रेज समथिंग। तो यही इसका आंसर है कि इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व किया जा सकता है कि हम 52 मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस 10 को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो है एक प्रीफिक्स लगाएंगे। एक और सवाल पैदा होता है कि हम क्या किसी भी क्वेश्चन में 2 प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहले से लगा हुआ है इसका मजीद एक और पैदा कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, एक आंसर के अंदर एक ही प्रीफिक्स होना चाहिए और उस आंसर के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू भी नंबर्स की सूरत में होनी चाहिए, ना कि 10 की पावर के साथ। तो यही वजह है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा 52 मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस 10 वैसे का वैसा, और के जो यानी किलो जो है वो किसके इक्वल होती है 10 की पावर 3। तो इसको भी मैंने 10 की पावर के साथ लिख दिया ताकि इस पूरी रकम को अब मैं सॉल्व करने के बाद एक प्रीफिक्स लगा सकूं, बिकॉज आंसर के अंदर एक ही प्रीफिक्स होता है और एक यूनिट होता है, ठीक है। तो मैंने प्रीफिक्स को 10 की पावर 3 में लिखा किलो को, उसके बाद जो है 52 वैसे का वैसा। अब आप लोगों को मालूम हो बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 10 और 10 एक जैसा था, इनकी पावर जो है आपस में ऐड हो गई। तो क्या होगा -10 + 3 और जी यानी कि यूनिट वैसे का वैसा। उसके बाद -10 में से 3 गया तो -7 बच गया, बाकी सेम वैसे का वैसा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, -7 जो है वो कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, -6 होता है लेकिन -7 कोई भी नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको
इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करूँगा? किसी भी रकम के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर अगर आपको डेसिमल यानी इशारिया नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन वो उसके एंड में मौजूद है। जैसे प्लस जो होता है किसी भी नंबर के सामने हो तो लिखते नहीं है, इसी तरह डेसिमल या इशारिया जो होता है हर नंबर के एंड में होता है, बट उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब उसका रोल प्ले होता है तो उसको कंसीडर कर लेते हैं। जैसे प्लस होता नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ ऐड और माइनस हो रही होती है तो प्लस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक इसी तरह 52 है। अब मुझे इस -7 को -6 बनाना है ताकि मैं प्रीफिक्स इजीली इंक्लूड कर सकूं, क्योंकि 10 के रेज -6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूंगा, इधर डेसिमल है तो आपने मैथ के चैप्टर नंबर 3 के अंदर समझी होगी बात, या इस फिजिक्स के चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस की होगी टीचर्स के साथ, कि इधर से डेसिमल जो है मैं उठा के, इधर से डेसिमल उठा के मैं इधर लेके आऊँगा। तो फिर क्या होगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 1, बिकॉज इधर से जितना पॉइंट को आगे लेके जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जाएगी, प्लस की आएगी। तो लेकिन अगर इधर से लेके इधर आएंगे तो माइनस की आती है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। बात को आसान करूँ, सादा करूँ तो इधर जो पॉइंट था जो नज़र नहीं आ रहा उसको मैं एक डिजिट आगे ले गया, तो बदले में क्या हुआ, ये आंसर हो गया इसका 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻1। 1 क्यों आया? क्योंकि एक डिजिट में आगे लेके गया। अगर 2 डिजिट लेके जाता तो यहाँ पर 2 आता, और ये -7 वैसे का वैसा। अब फिर क्या हो गया, फिर वही कंडीशन होगी 5.2 वैसे का वैसा, बेसिक जैसे पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6, और ये ग्राम वैसे का वैसा। अब मैं इसके साथ प्रीफिक्स लिख सकता हूँ, बिकॉज 10 की पावर -6 जो है वो माइक्रो के बराबर होती है, और ये माइक्रो का सिंबल हो गया। तो अब देखो ये इसको मैंने सॉल्व किया इस फॉर्म में। अब क्या है, एक नंबर है 5.2 और 10 की कोई पावर नहीं है, और इसके साथ माइक्रो इसका प्रीफिक्स हो गया, और ग्राम जो हो गया इसका यूनिट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 के। ओके जी, तो चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 225 मल्टीप्लाई 10⁻8 सेकेंड। अब इसके अंदर 10⁻8 है, ये कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता जिसमें 10 की पावर -8 हो, -6 होता है, -9 भी होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और किसी तरह 10 की पावर ऐसी बनाऊंगा कि प्रीफिक्स लगा सकूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने किया 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻8 वैसे का वैसा, और सेकेंड भी वैसे का वैसा। अब सवाल ही पैदा होता है कि मैं इसको 2 डिजिट क्यों लेकर गया, मैं एक भी लेके जा सकता था। अगर मैं एक लेके जाता तो 10 की पावर 1 होती, और -8 में से 1 निकलता तो -7 होता, फिर मैं फंस जाता, बिकॉज -7 का भी प्रीफिक्स नहीं होता। -6 लेके आने के लिए मैंने क्या किया, मैं इशारिया को 2 नंबर जो है अपने लेफ्ट साइड पे ले गया, आगे ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻2 बन जाएगा, और ये 10⁻8 सेकेंड वैसे का वैसा। इसके बाद -8 में से 2 गया तो -6 आ गया, और ये वैसे का वैसा। इसके बाद -6 जो है वो माइक्रो के बराबर होता है, ये माइक्रो का सिंबल है, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे सामने है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है या हमसे डिमांड कर रहा है कि किस तरह से आप लोग प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हमें रिलेशन बनाना है इन तीनों प्रीफिक्सेस के दरमियान। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन नहायत आसान है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से करते हैं इसको। मैं नहीं जानता कि वो सही है या गलत, लेकिन ऑब्वियसली सही होगा, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। मैंने इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया है वो दिखने में थोड़ा सा लेंथी है, बट नहायत आसान है अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो मुझे ये सही लगा, दैट्स वाई कि मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने तीनों की वैल्यूज़ लिख ली। माइक्रो का सिंबल, और ये होता है 10 की पावर -6, नैनो का सिंबल, और ये -9 के पिको। इन तीनों की वैल्यूज़ लिख ली जो कि आपको याद होती है। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को पहले से ही बता देता हूँ। मैं माइक्रो का रिलेशन बनाऊँगा नैनो के साथ, फिर माइक्रो का रिलेशन दोबारा बनाऊंगा पिको के साथ, और फिर इन तीनों का रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा, और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने माइक्रो का रिलेशन बनाया था नैनो के साथ, तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6। उसके बाद अब क्योंकि मैंने रिलेशन बनाना है 10 की पावर -6 है, अगर नैनो के साथ रिलेशन बनाना है तो नैनो की जो पावर होती है या वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर -9।
तो -6 के अंदर कितना मैं ऐड करूं कि -9 बन जाए, तो -3 मुझे इंक्लूड या ऐड करना होगा 10 के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि -3 में कैसे लेके आऊँगा। तो मैथ का एक रूल होता है कि किसी भी वैल्यू के अंदर आप कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वही चीज़ माइनस भी करवाएंगे, अगर कुछ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी करवाएंगे। तो देख के आपको समझ में आ जाएगा, मैंने 10 की पावर -6 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल कि कोई भी चीज़ आपने अपनी तरफ से लगानी है, मल्टीप्लाई करवानी है तो साथ में उसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्यों करवाया 1000 के साथ, ताकि मैं इसको 10 की पावर -6 को 9 में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, ये हमारा पर्पज़ है। तो आगे चलते हैं। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो ऊपर वाले 1000 को भी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 10 की पावर 3, और नीचे वाले 1000 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 10 की पावर 3, और ये वैसे का वैसा। उसके बाद मैंने क्या किया, 10 की पावर 3 वैसे का वैसा। अब मैथ का रूल है 10 की पावर -3 है, जब ये वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी, अभी बटा में नीचे है, फ्रैक्शन में नीचे है, जब ये ऊपर जाएगी तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड वैल्यू जो होती है वो एक्सपोनेंट की चेंज हो जाती है। तो ठीक इसी तरह मैं नीचे से ऊपर लेकर गया था, तो 10 की पावर +3 थी, अब हो गया 10 की पावर -3, और साथ में 10 की पावर -6 वैसे का वैसा। अब देखिए, अब जो है 10 की पावर, वैसे तो मैं इन तीनों को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने -9 में कन्वर्ट करना है ताकि मैं नैनो लेकर आ सकूँ, तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। तो -3 क्योंकि बेस एक जैसी हैं, ऐड हो सकती हैं वैल्यूज़, तो -3 और -6 जो है वो -9 बन गया, और ये 10 की पावर 3 जो है वैसे का वैसा। उसके बाद मैंने क्या किया, 10 की पावर 3 वैसे का वैसा, और 10 की पावर -9 जो है वो किसके इक्वल होती है, अगर आपको ऊपर भी देखो तो 10 की पावर -9 नैनो के इक्वल होती है। तो इसकी जगह जो है मैं नैनो यानी प्रीफिक्स ये वाला यूज़ कर सकता हूँ। तो इन सिंपल वर्ड्स एक इक्वेशन बन गई हमारे सामने, क्या 1 माइक्रो जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है 10 की पावर 3 नैनो। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह 1 माइक्रो के अंदर 10 की पावर 3 नैनो यानी 1000 नैनो होते हैं। यानी कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास बन गई कि मैंने एक इक्वेशन के अंदर माइक्रो भी लिख लिया और किसी तरह नैनो भी लिख लिया, और इन दोनों का आपस में रिलेशन बना दिया। ठीक है, रिलेशन यही होता है कि कोई ताल्लुक हो। अब इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 नैनो। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो जैसे कि मैंने कहा था, पहले मैं माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन बनाऊंगा, फिर माइक्रो का पीको के साथ। तो माइक्रो का नैनो के साथ बन चुके, अब मैं बनाऊंगा पीको के साथ। तो आगे चलते हैं, सेम वैसे ही माइक्रो की वैल्यू लिखी, 1 माइक्रो इज इक्वल टू सिंबल आ गया और 10 की पावर -6। उसके बाद अब मुझे पीको के साथ इसका रिलेशन बनाना है। पीको किसके बराबर होता है, पीको होती है 10 की पावर -12। तो पीछे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, -6 था ना, तो मुझे -9 में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 10 की पावर 3 मुझे चाहिए थी। लेकिन अगर मैं इस केस में देखूं तो मुझे -12 चाहिए, यानी कि मुझे -6 और चाहिए इसके साथ ऐड करवाने के लिए, ताकि पीको की वैल्यू मैं लिख सकूं। तो इसी तरह मैंने इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, बिकॉज अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखो, इधर मैं इस फॉर्म को लिख सकता हूँ 10 की पावर 6, और इसको भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 6। तो इन सिंपल वर्ड्स ये नीचे पे पिछले की तरह ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में -12 बन जाएगा, और -12 पीको के बराबर होता है, तो वो साथ में रिलेशन बन गया। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि करना क्या होता है। करना ये होता है कि पहले इक्वेशन के अंदर आपने नैनो को सामने रखना है, दूसरी में पीको को सामने रखना है। खैर आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 6, ये नीचे से ऊपर गया तो 10 की पावर -6, और ये पहले से मौजूद था। तो अब क्या, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, क्योंकि -6 ये -6 ये। अब मैं लिख सकता हूँ 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पीको। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया, इन सिंपल वर्ड दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अब मैंने माइक्रो का रिलेशन बना दिया पीको के साथ। आगे क्या करेंगे, आगे नहायत आसान है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि पहली इक्वेशन में 1 माइक्रो बराबर है किसी के, दूसरे इक्वेशन में भी 1 माइक्रो किसी के बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 माइक्रो। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइक्रो किसके इक्वल है, 10 की पावर 3 नैनो के, सेकंड में किसके इक्वल है 10 की पावर 6 पीको के। तो इट्स मीन
कि ये रिलेशन बन गया कि 10 की पावर 3 नैनो ब्रा इज इक्वल टू होता है किसके 10 की पावर 6 पिको के। हैंस लिहाजा तो फिर इन तीनों का आपस में रिलेशन बन गया, बिकॉज 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर 6 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पिको। तो यही चीज़ है। आई होप, मुझे नहीं पता आप, क्योंकि आप लोग नज़र नहीं आ रहे कि आपके माइंड में क्या सवाल पैदा हो रहा है। मेन पर्पज़ इसका स्ट्रक्चर समझाना था, तीनों का रिलेशन बनाना था। पहले इन दो का रिलेशन बनाइए और उसके बाद इन तीनों का, बिकॉज अब मैं हैंस लिहाजा यानी कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि 1 माइक्रो इसके भी बराबर होता है। आपको यकीन नहीं आता तो इक्वेशन 1 देख लीजिए, इक्वेशन 1 में 1 माइक्रो इसके बराबर है, 1 माइक्रो इसके भी बराबर होता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इन दी एंड तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं और यही क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि तीनों का आपस में रिलेशन बनाओ। तो ये तीनों का रिलेशन बन गया कि 1 माइक्रो इसके भी बराबर होता है और इसके भी बराबर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे सामने है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बाल जो हैं रोजाना 1 मिलीमीटर के हिसाब से बढ़ते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड। और इन बालों की जो ग्रोथ है वो आपने मालूम करके दिखानी है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। आसान लफ्ज़ों में ये बताया गया कि पहली लाइन के अंदर कि आपके बाल रोज़ाना 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं और इस ग्रोथ को आपने बताना है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा लिखने के बाद लेंथ ऑफ हेयर लिखेंगे जो कि 1 मिलीमीटर है। अब हम इस 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ सवाल पैदा होता है क्यों? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि ग्रोथ आपने नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर रिप्रेजेंट करनी है, तो लेंथ मीटर के अंदर होनी चाहिए। दैट्स वाई इधर मिलीमीटर की जगह मीटर हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो 1 मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 डिवाइड बाय 1000 और साथ में मीटर का यूनिट लगा देंगे। अब यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि हमें कैसे पता चला 1000 से डिवाइड करेंगे, 100 से नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना होगा कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, इसीलिए 1000 से ही डिवाइड करेंगे। अब दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1000 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखिएगा जो आपको आने वाली एक्सरसाइजेज में भी काफ़ी आसानी देगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करते हैं, और जब भी बड़े यूनिट से नीचे यानी छोटे यूनिट की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हम मिलीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम मीटर से मिलीमीटर में आ रहे होते तो मल्टीप्लाई करते। ठीक है, आई होप इसे रिवर्स करके पीछे करके बार बार सुन लें और दिमाग में बिठा लो, न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। खैर आगे चलते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, और उसके बाद जब ये 10 की पावर 3 नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी और साथ में मीटर आ जाएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स मैं इसलिए इंक्लूड करता हूँ, मैं चाहूँ तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद छोटे से न्यूमेरिकल फॉर्म बन जाएगी और वो हल हो जाएगी और उनके नंबर भी पूरे आ जाएंगे। लेकिन डिटेल वाइज न्यूमेरिकल करने का मकसद यही है कि वो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको थोड़ी वीकनेस है, पिछली क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी तो उन लोगों को आसानी होगी। दैट्स वाई कि मेरी कोशिश होती है कि मैं डिटेल वाइज जो है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ ताकि सब लोग कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। दूसरे गिवन डेटा में क्या लिखा था, टाइम दिया गया था, टाइम 24 आवर्स, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ पर डे, तो एक दिन वक्त बताया गया है कि एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं 1 डे की बजाय 24 आवर्स। ठीक है, तो अब हम ऊपर देखेंगे सेकंड के अंदर हमने जवाब देने, ना कि घंटों के अंदर, आवर्स के अंदर देने। तो हम क्या करेंगे, इधर एक दिन था, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। अब गौर से देखो, दिन को कन्वर्ट कर रहे हैं घंटों के अंदर, आवर्स के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसी तरह घंटों को दिन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड, यानी बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, वही चीज़ हो रही है। तो दिन से एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 24 को जब मिनट में
कन्वर्ट करेंगे कि 24 घंटों के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आ जाएगा। इसी तरह जो मिनट को सेकंड में बदलना है तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड ही होते हैं, तो इसको मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारे मल्टीप्लाई इसलिए हो रहे हैं कि हम दिन से सेकंड्स की तरफ आ रहे हैं, तो ऊपर से ही नीचे की तरफ आ रहे हैं और हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं इसलिए 24 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई हुआ, और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड होते हैं, दैट्स वाई कि 60 से मल्टीप्लाई हुआ। और इन दी एंड आंसर आ गया 86,400 सेकंड। तो एक दिन के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं। उसके बाद जो है फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? ग्रोथ रेट पर डे इज इक्वल टू ग्रोथ इन लेंथ ऑफ हेयर डिवाइड बाय टाइम। ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 ही चीज़ दी गई क्वेश्चन के अंदर। अगर टिप दूं आप लोगों को तो 2 में एक ग्रोथ दी गई है, ग्रोथ को ऊपर रखो, दूसरा वक्त दिए गए उसको नीचे रखो, तो ग्रोथ रेट निकल के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ जो ग्रोथ इन लेंथ ऑफ हेयर है वो कितनी है, ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे जा कर्सर है, 1 × 10⁻³ मीटर। नीचे टाइम जो है 86,400 सेकंड है, तो हमने ये पुट कर दिया। इसको कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.157 × 10⁻8, और ये मीटर और ये इसके साथ यूनिट सेकंड, मीटर सेकंड आ गया। तो हमें मज़ीद मीटर सेकंड तो आ गया, नैनो लेकर आने हैं। ठीक है, तो अब नैनो के लिए क्या करेंगे, हमें -8 है, हमें ये कन्वर्ट करना है -9 के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखें आप यहाँ पर कि ये डेसिमल या इशारिया इधर था, इसको जैसे मैं 1 डिजिट इधर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, 2 डिजिट लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगा, 3 डिजिट लेके जाऊंगा तो -3 हो जाएगा। इसी तरह अगर डेसिमल को इधर से इधर लेके जाऊंगा तो +1 +2 +3, तो ऐसे ये डेसिमल मूव करता है किसी भी रकम के अंदर, किसी भी दिए गए डिजिट्स के अंदर। तो अब हमें -8 तो मौजूद है, हमें क्या चाहिए, हमें -9 बनाने हैं नैनो के लिए। तो हम इसको 1 डिजिट जो है इधर लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे और ये बन जाएगा 11.57 × 10⁻⁻1। -1 क्यों आया, क्योंकि 1 डिजिट मैंने इधर से इसको इधर किया। अब ये वैसे का वैसा आ गया। ठीक है, और ये यूनिट भी वैसे का वैसा। अगले स्टेप में देखें तो 11.57 × 10⁻9 बन चुका। ये मीटर सेकंड। -9 की जगह हम नैनो भी लिख सकते हैं, क्योंकि नैनो बराबर होता है -9 के 10 की पावर। तो 11.57 नैनो मीटर पर सेकंड। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, आप ऐसे लिख लीजिएगा 11.57 नैनो मीटर पर सेकंड। तो यही इसका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे सामने है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दिए गए जो वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, उनको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये है 1168 × 10⁻27। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले तो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानने के लिए आप अपना टॉपिक देखिए, साइंटिफिक नोटेशन, उसके सेकंड पैराग्राफ में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा, इसके बारे में एग्जाम्पल भी मिल जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन ही होता है बस। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और रकम के अंदर 10 टू रेज़ सम पावर जो है वो भी मौजूद होनी चाहिए। अब ये सवाल जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वक्त मौजूद नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेसिमल को 8 के बाद से लेकर और 1 के बाद पर लाकर छोड़ देंगे, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ जब डेसिमल मूव करता है तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते तो नेगेटिव होती है। लेकिन यहाँ पर 8 से लेकर 1 के बाद तक जा रहा है, तो इसलिए 10 की पावर 3 आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो इसका क्या करूँ, या इसका क्या हल निकलेगा। तो याद रखिएगा, जब किसी भी रकम के अंदर जब डेसिमल आपको ना नज़र आया तो इट्स मीन उस रकम के एंड में होता है। जैसे प्लस का साइन हर वैल्यू के स्टार्ट में होता है, बट लिखते नहीं है उसको, लेकिन वो जब फंक्शन में यूज़ होता है तो ऐड कर लेते हैं। इसी तरह डेसिमल जो है हर रकम के एंड में होता है, हर वैल्यू के एंड में होता है। जब मूवमेंट करेंगे तो तब उसका फंक्शन यूज़ होगा, अदरवाइज अगर किसी के अंदर डेसिमल नहीं है तो एंड में है। सिंपल वर्ड यही कहना चाहता हूँ। तो
यहाँ से यहाँ तक लाए तो ये क्या बन गया 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये वैसे का वैसा। अब बेसिक जैसे पावर ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 3 - 27 और जवाब हमारे पास आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ये रकम जो थी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, यानी कन्वर्ट हो गई है। क्यों? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है डेसिमल मौजूद है, यही पहचान है स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब जल्दी जल्दी बाकी सवाल कर लेते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो इसमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, इट्स मीन 2 के बाद है, तो यहाँ से जब राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट मूव करेंगे तो 10⁻1 बन जाएगी, इसलिए इसको लिखेंगे 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻5 वैसे का वैसा। बेसिक जैसे पावर ऐड हो जाएंगी, 5 और 1 6 हो गया और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg है, तो इस वक्त ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं, बिकॉज फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब यहाँ पे डेसिमल लेकर आएंगे तो 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻² बन जाएगा, बिकॉज 2 डिजिट उसने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। उसके बाद 10⁻⁻5 वैसे का वैसा, और किलो की जगह लिख देंगे 10⁻³ और ग्राम भी वैसे का वैसा। उसके बाद सारी बेस एक जैसी हैं और तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 - 5 + 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻0 ग्राम। अब याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, इसीलिए 10 की पावर 0 है तो 1 जब 7.25 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.25 ही आ जाएगा, और ग्राम वैसे का वैसा। तो ये भी हो गया। फोर्थ पार्ट है 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बिकॉज 2 के बाद यानी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब यहाँ पे मूव करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ 2 डिजिट मूव किया, इसलिए 10⁻2 हो गया, साथ में माइनस, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डेसिमल को लेके माइनस में वैल्यू आएगी 10 की, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, तो इसलिए -2 हो गया। मजीद इसको करेंगे तो बेसिक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 और -8 हो गया। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आंसर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻10। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दी गई जो क्वांटिटीज हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, ये कोई खास फर्क नहीं है। इसके अंदर 6400 किलोमीटर है, इसके अंदर बस क्वांटिटीज का वर्ड इस्तेमाल किया गया, दैट्स वाई के क्वांटिटीज के अंदर आपने मीटर और प्रीफिक्स को नहीं छेड़ना, बस न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, देख के समझ में आ जाएगा। 6 के बाद मैंने डेसिमल ले आया, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही यही होता है कि नॉन जीरो के बाद डेसिमल लाना, और बाकी आसान है। दूसरे को भी इसको मैं समझाता नहीं हूँ, आप खुद ही देख के समझ लीजिए, बिकॉज इसमें हाँ लास्ट क्वेश्चन को मैं ज़रूर समझा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा है सेकंड इन अ डे, कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। वैसे न्यूमेरिक जो हेयर ग्रो वाला न्यूमेरिकल है उसके अंदर ये चीज़ आई हुई है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि सेकंड इन अ डे मालूम करने के लिए तो सबसे पहले एक दिन होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो एक को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, इसलिए 24 को फिर मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं, दैट्स वाई के 60 में वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मजीद मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, दैट्स वाई के सेकंड का जो यूनिट है वो मैंने लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सवाल अब बन गया हमारे पास। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आना चाहिए, तो यहाँ से जब यहाँ तक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 डिजिट्स आते हैं, दैट्स वाई के 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻4 लिख दिया, और साथ में सेकेंड। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे सामने, ऑन द क्लोजिंग द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है उसके जाज को जब बंद कर दिया तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है इज राइट टू इट्स मेन स्केल, वो मेन स्केल के किस तरफ है, राइट साइड पे है। डेट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीजन है कॉन्साइड्स, वो मिल रही है विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, यानी कि जो वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन है वो राइट साइड पे मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ मिल रही है। ठीक है,
तो फाइंड द जीरो एरर एंड करेक्शन, ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी मैंने डाल दी है ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अगर पहले ही मैं बताऊं, इसमें ज़ीरो एरर पूछा गया और ज़ीरो करेक्शन मालूम की गई, तो ज़ीरो एरर किसे कहते हैं? ज़ीरो एरर अगर यहाँ पर बता दूं तो अगर जैसे कि ये पार्ट जो है जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मूवेबल जा लिखा हुआ है, ये वर्नियर स्केल कहलाता है। और जिसके ऊपर ये मूव करता है, आप अपनी बुक में देखिए जो पीछे ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाली पट्टी जो होती है जिस पे नंबरिंग डाली होती है, ये मेन स्केल कहलाता है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है और मेन स्केल का जीरो आपस में बराबर हो, तो इट्स मीन के हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा वर्नियर कैलिपर है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त जीरो एरर जो है वो क्या कहलाएगा? जीरो। लेकिन अगर मेन वर्नियर स्केल का जीरो जो है इसके राइट साइड पे चला जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स होता है कुछ इसकी एडजस्टमेंट में फ़र्क आ जाता है, तो ये हल्का फुल्का राइट साइड पे भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर राइट साइड पे थोड़ा सा ये हो जाए, इसका जीरो इसके साथ मैच ना हो, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और अगर इस साइड लेफ्ट साइड पे वर्नियर स्केल का जीरो रह जाए तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो अब आपको ये भी पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है जीरो करेक्शन किसे कहते हैं? जीरो करेक्शन के बारे में बताऊं, जीरो करेक्शन का मतलब ये होता है कि जितना यानी कि फ़र्क आ रहा है इसके इंस्ट्रूमेंट्स में, उतना ही हम माइनस। फॉर एग्जांपल, अगर जीरो एरर हमारा आ रहा है +4, ठीक है, तो हम जो आंसर आएगा उसमें से वो +4 जो है माइनस कर देंगे, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट का ये प्रॉब्लम था कि वो जो एग्जैक्ट ओवरऑल रीडिंग बता रहा है वो 4 पॉइंट ज़्यादा बता रहा है, इसलिए एंड में से माइनस कर देंगे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हासिल हो जाए। इसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। आई होप आप लोगों को इस चीज़ समझ में आ गई होगी। मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में आता है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा के अंदर वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडेड विद मेन स्केल। ठीक है, वही बात ऊपर लिखी गई है कि वर्नियर डिवीजन यानी कि जो वर्नियर डिवीजन है इसकी जो जीरो है वो मेन स्केल के 4th डिवीजन से मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो जीरो, फॉर एग्जांपल नीचे वाले हिस्से में देख लेते हैं। एक्चुअली पिक्चर बस समझाने के लिए, इस क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ठीक है, वो राइट साइड पे इट्स मीन के पॉजिटिव एरर है इसके अंदर। और यानी कितने पॉइंट्स काउंट करेंगे वो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर ये वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की रीडिंग आपस में मिलती है उस जगह को देखते हैं। तो इधर ये जो आपको नजर आ रहा है 7th रीडिंग जो है वो आपस में बिल्कुल मिल रही है। इट्स मीन इसके अंदर एरर जो है वो कितने पॉइंट्स का हुआ? 7 पॉइंट्स का हुआ। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आई डोंट नो वीडियो में आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, कि इस वक्त इस इंस्ट्रूमेंट का जो एरर है वो 0.07 सेंटीमीटर मौजूद है। और 7th डिवीजन आपस में यानी 7th लाइन वर्नियर स्केल और मेन स्केल की मिल रही है, इसलिए यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 7th डिवीजन। ठीक यही केस जो है इस क्वेश्चन के साथ में सिंक करूं तो इस सूरत हाल के अंदर, क्वेश्चन की सूरत हाल के अंदर, ये जो मेन वर्नियर स्केल है इसकी 4th डिवीजन जो है मेन स्केल के साथ मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वर्नियर स्केल की वो रीडिंग लिखनी है जो मेन स्केल के साथ मिल रही है, और वो 4th डिवीजन है तो 4 लिख दिया। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेन स्केल जो है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, तो 0 के बाद 4 स्केल यानी 4 डिवीजन से मिल रही है, दैट्स वाई के मेन स्केल रीडिंग जो है वो कितनी आ जाएगी? 0। अगर 1 के बाद किसी लाइन से मिलती है तो मेन स्केल रीडिंग 1 आ जाती है यहाँ पे, लेकिन 4th है तो इट्स मीन के 0 से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई के 0 सेंटीमीटर है, तो मेन स्केल रीडिंग आ गई। रिक्वायर्ड में हमें जीरो एरर मालूम करना है, जीरो करेक्शन मालूम करना है। फार्मूला जो है जीरो एरर मालूम करने का, ये आप याद भी कर लो, वो मेन स्केल रीडिंग के अंदर प्लस कर दो वर्नियर स्केल रीडिंग, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो सब कैलकुलेशंस जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्योंकि फार्मूले के अंदर वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग है, तो सबसे पहले वर्नियर स्केल रीडिंग मालूम करेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो है 4 × 0.01 सेंटीमीटर। अब 4 तो डिवीजन आ गया। याद रखिएगा कि किसी भी डिवीजन को आपने रीडिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो डिवीजन वो बताया गया कि कौन सी लाइन आपस में मिल रही है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसको लीस्ट काउंट से मल्टीपल कर देंगे। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, इसलिए 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 7 होता है यहाँ पे जैसे इस फिगर के यानी कि सिनेरियो के अंदर है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.01। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्नियर स्केल रीडिंग को हमेशा 0.01 यानी लीस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद
ज़ीरो एरर कितना आ गया? अब ज़ीरो एरर आप देख लो कि ज़ीरो एरर मालूम करने का फार्मूला था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल जो है वो कितनी है? ज़ीरो, ऊपर से आप देख सकते हो तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 0.04, जो कि अभी ऊपर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04 ही आ जाएगा। तो अब ज़ीरो एरर हमारे पास आया प्लस 0.04 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ज़ीरो एरर आ गया। अब पता हमें ये चला कि इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी रीडिंग हम मालूम करेंगे, किसी भी चीज़ का डायमीटर मालूम करेंगे, तो वो हमेशा 0.04 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रीडिंग बताएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम जीरो करेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसको ZC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितने भाई आंसर होगा उसके अंदर से हम क्या करेंगे, यही वाली वैल्यू जो है माइनस कर देंगे और एग्जैक्टली साफ बराबर हो जाएगा। तो जितना जीरो एरर होगा हमेशा उसके ऑपोजिट में जो है वो जीरो करेक्शन होगा, इसलिए इसका जीरो करेक्शन माइनस 0.04 सेंटीमीटर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे सामने है, आ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज है जिसका एक सर्कुलर स्केल होता है, तस्वीर डालना मैं भूल गया, आप अपनी बुक में देखिए तो उसमें गोल्ड कलर का सर्कुलर स्केल होगा। तो एक स्क्रू गेज है, उसकी डिवीजन कितनी है? 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, और उसकी पिच है स्क्रू गेज की कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। तो हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। तो बहुत आसान है, लीस्ट काउंट का फार्मूला याद करो और पुट कर दो। कैसे? गिवन डेटा में सबसे पहले स्क्रू गेज की पिच दी गई है, दैट्स वाई 0.5 मिलीमीटर इसकी मैंने पिच लिख दी। इसके अलावा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल पे जो जितने नंबर ऑफ डिवीजन है वो दिए गए हैं, तो वो मैंने 50 लिख दिया। रिक्वायर्ड में हमने मालूम करना है लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का, तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ आ गया। फार्मूला लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का मालूम करने का क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये फार्मूला होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। कैलकुलेशंस में सिंपल फार्मूला लिखा और फार्मूले के अंदर वैल्यूज लिखी। पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितने? 0.5 मिलीमीटर, और डिवीजन कितनी थी? 50, तो ये लिख दिया। उसके बाद आंसर कैलकुलेटर पे आया मेरे पास 0.01 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर, यानी छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करवा देंगे। 0.01 को जैसे ही आप 10 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो दी गई क्वांटिटीज हैं, ये 4 क्वांटिटीज दी गई हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि सॉरी, इनमें से हाईलाइट करने के किसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वैसे तो अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है अहम हिस्से, जो अहम यानी कि हिस्से होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। खैर, पहला ए जो हमारा हिस्सा है, इस पार्ट है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसके अंदर 5 हैं। मुझे कैसे पता चला? बिकॉज नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान जब भी जीरोस मौजूद होंगे वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन दो जीरोस के इधर 6 है, इधर 3 है, नॉन जीरो वैल्यूज हैं, दैट्स वाई कि इधर 5 हैं, 3 नहीं है। इट्स मीन के ये इसके 3 नहीं है। सेकंड में देखेंगे, सेकंड में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मुझे कैसे पता चला? बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है कि स्टार्टिंग में जितने भी जीरोज होते हैं वो सब प्लेस होल्डिंग होते हैं, उनकी वैल्यूज नहीं होती, दैट्स वाई कि इनको काउंट नहीं करेंगे, और बाकी पीछे बचे 3, ये जीरो जो है नॉन जीरो के मौजूद दरमियान में मौजूद है, दैट्स वाई कि ये काउंट होगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर हैं। तीसरे की बात करूं, तीसरे के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, बिकॉज इसके दरमियान में जीरो है, इसलिए ये 3 तो पक्के पक्के हो गए। बाकी जितने जीरोज हैं -27 है, इट्स मीन के वो 5 से पहले पहले मौजूद हैं, एंड में मौजूद नहीं है। और पहले वाले जीरोज जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कि बी के अंदर मैंने बताया। तो इसके अंदर भी 3 मौजूद हैं। चौथे की बात करूं तो कि चौथे में कितने हैं? चौथे में सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। मुझे कैसे पता 4 हैं? बिकॉज जो एंड वाला जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है, दैट्स वाई कि इधर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आंसर इसका चेक करें तो आंसर में बी और सी है, यानी कि बी और सी ही वो सवाल है जिनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दैट्स वाई आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, व्हाट आर द
सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब जो है इस क्वेश्चन के अंदर तमाम, पहले के अंदर तो ये बताया गया था कि 3 आपने बताने हैं, इसके अंदर ये बताया गया कि जितने भी मौजूद हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स दी गई मेजरमेंट्स के अंदर, तो वो आपने सब मेंशन करने हैं। तो पहले चारों सवाल लिख लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे कि मैंने बताया, जीरोस जो है नॉन जीरो वैल्यूज़ के दरमियान होते हैं तो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर 3 है बिकॉज आप को मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में एंड वाले पार्ट में कि एंड में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो जीरोस होते हैं वो प्लेस होल्डर होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसके अंदर 3 है। इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर भी 3 है बिकॉज ये 3 नॉन ज़ीरो हैं और ये -27 यानी इट्स मीन 10 टू रेज़ -27 इट्स मीन कि सारे ज़ीरो हैं। ये ज़ीरो जो है 1 से पहले मौजूद हैं और पहले वाले ज़ीरो इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए इधर भी 3 है। इधर कितने हैं? इधर 4 हैं बिकॉज नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के दरमियान जो है ज़ीरो मौजूद है, इसलिए इधर 4 है। नीचे आंसर्स जो है आप वो भी देख सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारे पास है, आ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक चॉकलेट का रैपर है जो कि 6.7 सेंटीमीटर लंबा है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। और कैलकुलेट इट्स एरिया, हमने इसका एरिया मालूम करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हमने इसका एरिया मालूम करना है और रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर बताना है। तो सबसे पहले तो इसका एरिया मालूम करना है, बाकी चीज़ हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखा, गिवन डेटा के अंदर लेंथ ऑफ रैपर लिखा हमने जिसको L1 से रिप्रेजेंट कर दिया जो कि 6.7 सेंटीमीटर है। विड्थ ऑफ रैपर लिखा जो कि कितना है, L2 से रिप्रेजेंट कर दिया 5.4 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड में हमने एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ रैपर जो कि कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। फार्मूला एरिया का सिंपल है, जो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो कैलकुलेशंस में लेंथ L1 विड्थ L2 थी, तो वैल्यूज पुट की तो 6.7 यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिएगा आप, लेकिन ऐसे भी ना लिखो तो एंड में ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारे पास आया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास चॉकलेट रैपर का एरिया आ गया। लेकिन इसने ये कहा है कि कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर। तो अब रीजनेबल नंबर यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर के रीजनेबल नंबर कौन से हैं, वो यहाँ पे 2 हैं, क्योंकि अहम हिस्से हैं इधर 2। फॉर एग्जांपल 36.18 अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं किसी रैपर की, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि रैपर कितना बड़ा है। 36 फ़ौरन से आपके माइंड में आएगा कि इतना बड़ा रैपर है, कोई इतना बड़ी चीज़ है, लेकिन 18 आपके माइंड में नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं 5.3 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको कहूँ कि 5.3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो तो आपके माइंड में 4 और 5 आएगा कि मुझे 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन डालनी है। 3 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो क्योंकि रीजनेबल नंबर में वैल्यूज़ लिखनी है जैसे राउंड ऑफ होते हैं, दैट्स वाई कि इधर रीजनेबल नंबर में आ जाएगा 30